हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको उपन्यास मैला आंचल से संबंधित एक वीडियो दिया था, जिसमें हमने देखा था मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में, उनके परिचय हम लोगों ने देखा था। और मैंने बताया था कि अगला वीडियो जो होगा दोस्तों, उसमें हम लोग मैला आंचल उपन्यास के पात्रों के बारे में देखेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों मैला आंचल उपन्यास के पात्रों का ही है, जिसे हम आज देखेंगे। आप इसमें देखेंगे दोस्तों, और आप ऐसा महसूस करते होंगे दोस्तों, कुछ अगर कहानियाँ पढ़े होंगे, कुछ उपन्यास तो आप देखे होंगे कि किसी भी उपन्यास या कहानी में कुछ मुख्य पात्र होते हैं, प्रधान पात्र होते हैं, और कुछ गौण होते हैं, ठीक है, जो दिखते नहीं है लेकिन वो होते हैं। तो आज हम जो वीडियो बनाए देखेंगे दोस्तों, उसमें सभी मुख्य पात्र कौन कौन हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है वीडियो, क्योंकि उपन्यास बड़ा है तो पात्र भी ज़्यादा हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, मैला आंचल के पात्र एवं पात्र परिचय। तो थोड़ा सा देखते हैं उसके बारे में। मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। मैला आंचल आंचलिक उपन्यास होने के कारण इसमें पात्रों की संख्या लगभग 275 के आसपास है। बहुत ज़्यादा पात्र हैं दोस्तों इसमें। इस उपन्यास में कथा वस्तु पात्र प्रधान नहीं है, ठीक है। इसमें कोई व्यक्ति मुख्य किरदार में नहीं है दोस्तों, नायक नहीं है, ठीक है। न होकर आंचल प्रधान है, कहने का मतलब है कोई गांव का क्षेत्र, गांव इसका प्रधान है, ठीक है। और उपन्यास मैला आंचल में मेरीगंज गांव, ठीक है, मेरीगंज गांव नायक है दोस्तों, नायक तो प्रदान किया गया है। यानी कि अगर पूछा जाए कि मैला आंचल उपन्यास में नायक कौन है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरीगंज गांव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किंतु ये मैला आंचल में एक पात्र है दोस्तों, डॉक्टर प्रशांत, ठीक है। किंतु डॉक्टर प्रशांत इस उपन्यास के केंद्र में है, इसलिए डॉक्टर प्रशांत नायक की भूमिका में सर्वाधिक अधिकारी पात्र हैं। दोस्तों आप जब उपन्यास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, देखेंगे कि डॉक्टर प्रशांत जो हैं उपन्यास के शुरुआत में आते हैं, अंत तक रहते हैं, और पूरे उपन्यास में इनका जिक्र किया गया है। और इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों कि ये सर्वाधिक अधिकारी पात्र हैं नायक के, क्योंकि डॉक्टर प्रशांत उपन्यास में फल का उपभोक्ता है। फल का उपभोक्ता इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि ये डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बन करके गांव में आते हैं, वहाँ पर लोगों का इलाज करते हैं, फिर शादी भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, ये केंद्र में रहते हैं, ठीक है। इनके थ्रू ही सारा चीज़ दिखता है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये फल के उपभोक्ता हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मैला आंचल उपन्यास है दोस्तों काफ़ी बड़ा है, ठीक है। हम लोगों ने गोदान उपन्यास पढ़ा था दोस्तों, उसमें 36 अध्याय थे, ये उससे भी बड़ा है दोस्तों। मैला आंचल उपन्यास 2 भाग में बटा हुआ है। प्रथम भाग में 44 परिच्छेद हैं, 44 परिच्छेद हैं, और दूसरे में 23 परिच्छेद हैं, यानी कि टोटल 67 हैं, 67 परिच्छेद हैं। भाग हम लोग को पढ़ना होगा इसमें, ये काफ़ी बड़ा उपन्यास है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। इसमें कुछ 2-4 पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मेरीगंज गांव नायक के तौर पर है। अगर पूछा जाए कि मैला आंचल कैसा उपन्यास है, तो आंचलिक उपन्यास है। और अगर नायक के तौर पर मेरीगंज गांव नहीं है दोस्तों, और नाम दिया हुआ है 3-4 लोगों का, तो उसमें डॉक्टर प्रशांत नायक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। फिर मैला आंचल 2 भाग में बटा हुआ है। प्रथम भाग में 44 परिच्छेद हैं और दूसरे में 23 परिच्छेद हैं। इंपॉर्टेंट है, टोटल कितने परिच्छेद हैं, तो 67। ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम लोग देखेंगे पात्रों के बारे में। मैला आंचल उपन्यास के मुख्य पुरुष पात्र, पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, पुरुष पात्र में कौन है। तो सबसे पहले जैसा दोस्तों डॉक्टर प्रशांत के बारे में हमने ऊपर देखा कि सर्वाधिक अधिकारी हैं नायक बनने के मैला आंचल में, तो सबसे पहले हम लोग उनके बारे में देखते हैं। देखिए डॉक्टर प्रशांत अज्ञात कुल से हैं दोस्तों। अज्ञात कुल से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब उपन्यास आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि इनके माता पिता के बारे में कुछ नहीं बताया गया, कौन है इनका। देखिए सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, इनका जो परिचय है जो इस तरह से दिया जा रहा है कि एक उपाध्याय परिवार में दोस्तों, नेपाल से निष्कासित हैं, नेपाल से। तो वो सहरसा जो डिस्ट्रिक्ट है, अंचल था, वहाँ पर एक आश्रम बनाते हैं
आदर्श आश्रम। तो वो वहीं थे, और जब सहरसा में बाढ़ आया हुआ था दोस्तों, तो वो उसके निरीक्षण के लिए गए हुए थे। तो अचानक से उन्हें एक झाड़ी में दोस्तों मिट्टी की हाड़ी से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है दोस्तों। तो उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं हाड़ी से एक सांप निकलता है और बच्चा वहाँ रो रहा है। तो बच्चे को उठाते हैं दोस्तों, देखते हैं कोई नहीं है आसपास में। फिर वो अपने आश्रम ले आते हैं, और आश्रम लाने पर एक वहाँ पर एक महिला है जिनका नाम है स्नेहमयी। उसके पति का नाम है दोस्तों डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी, लेकिन वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तो स्नेहमयी जो औरत है, महिला है, वो आदर्श आश्रम में ही रहती हैं। जब उपाध्याय परिवार बच्चे को लेकर के आते हैं तो स्नेहमयी जो औरत हैं उनको दे देते हैं, ठीक है। तो जो वो वही इस उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत की माँ है, वही लालन पालन करते हैं, लेकिन उनके कुल के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए डॉक्टर प्रशांत अज्ञात कुल से हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। उपाध्याय परिवार के द्वारा स्थापित आदर्श आश्रम में रहने वाली युवती स्नेहमयी, ठीक है, जो युवती हैं, युवती ने डॉक्टर प्रशांत का लालन पालन किया, ठीक है। और ये दोस्तों ये आदर्श आश्रम कहाँ है, तो सहरसा में, ठीक है, बताया गया है सहरसा अंचल में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। प्रशांत मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर हैं दोस्तों। डॉक्टर की पढ़ाई कहाँ से करते हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है, डॉक्टर प्रशांत ने डॉक्टर की पढ़ाई पटना मेडिकल कॉलेज से की है। नेक्स्ट पॉइंट है, विदेश न जाकर पूर्णिया, जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, विदेश न जाकर पूर्णिया के किसी गांव, और वो गांव कौन सा है, मेरीगंज। विदेश न जाकर पूर्णिया के किसी गांव में रहकर मलेरिया और कालाजार से ग्रस्त लोगों का इलाज करना चाहते हैं। इन्हें ऑफर मिलता है दोस्तों कि विदेश जाने का, स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन यह निर्णय करते हैं कि वो विदेश नहीं जाएंगे, वो यहीं पर रहकर किसी गांव में गरीब लोगों की मलेरिया और कालाजार से ग्रस्त जो हैं उनका इलाज करेंगे। तो उनके ही कॉलेज के दोस्तों एक हैं डॉक्टर हैं, तो उनका जब डॉक्टर प्रशांत ये निर्णय करते हैं कि विदेश नहीं जाएंगे, तो देखिए वो क्या कहते हैं। डॉक्टर पटवर्धन उनका नाम है। डॉक्टर पटवर्धन डॉक्टर प्रशांत को बेवकूफ़ कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, विदेश नहीं जाने का ये निर्णय कर रहे हो जो। लेकिन उसी जगह पर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर ममता डॉक्टर प्रशांत के एक मित्र हैं, डॉक्टर, ये भी डॉक्टर हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए मैंने लिखा है डॉक्टर ममता डॉक्टर प्रशांत के मित्र हैं, और नीचे देख लीजिए यहाँ पर डॉक्टर प्रशांत। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर प्रशांत कमला से प्रेम करते हैं। कमला एक स्त्री पात्र है दोस्तों, ठीक है। तो डॉक्टर प्रशांत कमला से प्रेम करते हैं। आगे हम लोग कमला के बारे में देखेंगे, कमला के जब कैरेक्टर आएंगे वहाँ पर। फिर डॉक्टर प्रशांत और कमला के, नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर प्रशांत और कमला के पुत्र का नाम नीलोत्पल है। पहले प्रेम होता है दोस्तों, और दोनों के बच्चे भी हैं, एक है पुत्र है जिसका नाम क्या है, नीलोत्पल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मेरीगंज अंचल के लोगों की दुर्दशा देख, वहाँ की दोस्तों दुर्दशा देखते हैं, गरीबी है, भुखमरी है, ये सब देखकर डॉक्टर प्रशांत कहते हैं, रोग के संबंध में कहते हैं कि वहाँ जो रोग फैला हुआ है दोस्तों उसके बारे में कह रहे हैं कि गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। वहाँ के लोग जो रोगी हैं दोस्तों, तो उनके लिए वो कहते हैं कि यहाँ जो बीमार लोग हैं उनका सबसे मुख्य कारण है गरीबी और जहालत, जो कुछ भी नहीं जानते हैं। इस रोग के दो कीटाणु हैं, तो इसे याद रखिएगा, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु, ये किसने कहा था, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर प्रशांत। तो दोस्तों ये हमने डॉक्टर प्रशांत के बारे में देखा। अब अगला पात्र कौन है उन्हें देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट पात्र है दोस्तों बालदेव। दोस्तों बालदेव के बारे में देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, डॉक्टर प्रशांत के बाद उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है। दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है दोस्तों, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि बालदेव जो है उपन्यास में दोस्तों आप देखेंगे कि आरंभ से अंत तक किसी न किसी रूप में उपन्यास में जुड़े हुए हैं। शुरू से लेकर अंत तक इनका कहीं ना कहीं नाम आया हुआ रहेगा, ठीक है। इसलिए इन्हें दूसरा महत्वपूर्ण पात्र माना गया है। कौन, तो बालदेव को। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पूर्णिया की दोस्तों चननपट्टी का रहने वाले थे, ठीक है ना, चननपट्टी का रहने वाला है, और बाद में पूर्णिया मेरीगंज आ जाता है। और कैसे आता है दोस्तों, तो
मेरीगंज पूर्णिया में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, तो उसी से ये प्रभावित होता है और कांग्रेस का कार्यकर्ता बनता है और वो मेरीगंज आता है। चलिए नेक्स्ट है, बालदेव यादव जाति का है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, गांव के लोग बालदेव को टुरवा कहते हैं, ठीक है। बालदेव को क्या कहते हैं दोस्तों? टुरवा। और लेकिन बालदेव को जब टुरवा बोला जाता है दोस्तों, तो उनकी माँ को बुरा लगता है और वो गुस्सा करती हैं और वो बोलती हैं, ठीक है, कि ऐसा बोलती हैं कि बाप मरे तो कुंवर, ठीक है, और माँ मरे तब टूअर होता है। उसका कहना है कि इसके पिताजी मरे हैं तो ये टूअर नहीं है, कुंवर है, जब माँ मर जाएगी तब ये टूअर होगा, ठीक है। ऐसा इसकी माँ गुस्सा में बोलती हैं सभी को। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी माँ, बालदेव की माँ की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। उसके बाद है कि माँ के मरने के बाद अजोधी भगत एक पात्र है, ठीक है, नाम है अजोधी भगत। तो माँ के मरने के बाद अजोधी भगत की भैंस चराता है, ठीक है, इसकी भैंस है तो उसी को चराने का वो काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रूपमती एक पात्र है दोस्तों। रूपमती उसे टुरवा न कहकर बल्ली नाम से पुकारती है। रूपमती एक कैरेक्टर है दोस्तों जो बालदेव को टुरवा नहीं बोलती है, क्या बोलती है? बल्ली बोलती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है दोस्तों, रूपमती कौन है? तो रूपमती अजोधी भगत की बेटी है दोस्तों, ठीक है, पुत्री है, ठीक है। कौन? तो रूपमती। नेक्स्ट है, कांग्रेस में शामिल होता है और गांधी जी के आदर्शों पर चलता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बनता है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कालीचरण, ये भी इंपॉर्टेंट पात्र है दोस्तों मेरीगंज में, देख लीजिए। मेरीगंज के जागरण का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है। बालदेव के बाद दोस्तों ये दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है। इसके बारे में कहा जा रहा है दोस्तों, बहादुर नवयुवक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपन्यास में कालीचरण के बारे में कहा गया है, अपनी समझबूझ, विद्रोही भावना, प्रेम चेतना, समर्पित कार्यकर्ता तथा अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी की वजह से उपन्यास में इसका विशिष्ट महत्व है। ये सब इसके अंदर गुण है दोस्तों, और इसी गुण के कारण ये उपन्यास में अपना स्थान बना पाता है, ठीक है। देखते हैं आगे। बालदेव को अपना गुरु मानता है। बालदेव जिसके पहले हम लोग ऊपर में देखे थे, उसको ये अपना गुरु मानता है। और एक बार ऐसा होता है दोस्तों कि मेरीगंज गांव में ही एक राजपूत है जिसका नाम है हरगोई, ठीक है। तो बालदेव का जो स्थिति, उसका जो रुतबा बढ़ता जा रहा था दोस्तों, तो उसको देखकर इसे जलन होती है, ईर्ष्या होती है। तो वो बोलता है, अरे भाई सभी काशी जाओगे, पत्तल चाटने के लिए भी तो कुछ लोग होने चाहिए। जेल क्या गए सभी जवाहिर लाल यानी कि जवाहरलाल नेहरू हो गए। तो ऐसा बोलकर दोस्तों जो हरगोई है वो बालदेव को धक्का देता है। यही बात दोस्तों उसके दोस्तों को पता चलती है, दोस्तों में कालीचरण को भी पता चलता है। तो कालीचरण दोस्तों गुस्सा होकर अपने आदमियों को लेकर हरगोई से लड़ाई करने के लिए जाता है, लेकिन बालदेव जो है उसे रोकता है, बोलता है कि नहीं, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अहिंसा के रास्ते पर चलता है दोस्तों, हिंसा नहीं करता है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि कांग्रेस में शामिल होकर गांधी जी के आदर्शों पर चलता है। तो वही यहाँ पर है, बालदेव को अपना गुरु मानता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। उपन्यास में बीमार मंगला एक कैरेक्टर के बारे में बताया गया, पात्र के बारे में नाम सिर्फ आया दोस्तों, बीमार मंगला, ठीक है। उपन्यास में बीमार मंगला की सेवा और स्वास्थ्य की देखभाल करता है। नेक्स्ट है, उपन्यास में कांग्रेस का कार्यकर्ता बनता है। कालीचरण जो है दोस्तों शुरुआत में कांग्रेस का कार्यकर्ता बनता है, बाद में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो जाता है और समाजवादी बन जाता है, ठीक है। कालीचरण और बालदेव का दोस्तों आगे जो एक दो कैरेक्टर है उसमें भी नाम आएगा, आप देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पात्र के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पात्र है दोस्तों बावन दास, बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है दोस्तों। छोटा सा समय ही उपन्यास में आया है इसका, लेकिन इस छोटे समय में ही अपना जो किरदार है उसको बखूबी निभाता है। अंत में इसकी मृत्यु होती है, तो हम लोग उसको देखते हैं, कैसे देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बावन दास बालदेव और कालीचरण की तरह कांग्रेस का कार्यकर्ता है और समर्थक है दोस्तों कांग्रेस का। नेक्स्ट है, इसकी शारीरिक बनावट हंसी का प्रयोजन है। इसे देखकर दोस्तों इसका जो शरीर का बनावट है तो लोगों में हंसी आ जाती है।
उपन्यास में बताया गया है इसके बारे में कि 1.5 हाथ की ऊंचाई है, सांवला रंग है, मोटे होठ हैं, अचरज में डाल देने वाली दाढ़ी है, मोटी आवाज़ है। तो इस तरह से इसकी शारीरिक बनावट बताई गई है और जिसको देखकर बच्चे हंसते हैं, महिलाएं छिप जाती हैं, इस तरह कर बताया गया है। और इसकी शारीरिक बनावट हंसी का प्रयोजन है। नेक्स्ट है, कांग्रेस कार्यकर्ता बनने से पहले बावन दास हीन भावना का शिकार था। दोस्तों शारीरिक बनावट के कारण जो इसके ऊपर सभी हंसते हैं तो उसे वो हीन भावना का शिकार था, लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस का कार्यकर्ता बनता है दोस्तों, उसमें एक नई ऊर्जा आती है और वो काम करता है सेवा भावना से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, बावन दास को गांधी जी, नेहरू जी और राजेंद्र बाबू पहचानते हैं। उपन्यास में दोस्तों बावन दास ही एक ऐसा कार्यकर्ता बताया गया है मतलब उपन्यास में, जिसमें बावन दास को गांधी जी भी जान रहे हैं, नेहरू जी भी जान रहे हैं और राजेंद्र बाबू भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, बावन दास पटनिया रोग से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीड़ित कर देता है। ये पटनिया एक रोग है दोस्तों, ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं उनके बीच में ये जाता है और उन लोगों को भी उस रोग से ग्रसित कर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने विशिष्ट कार्य से उपन्यास में अल्पकाल में ही अपनी छाप छोड़ देता है। ठीक है, और अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, मृत्यु भी हो जाती है। और मृत्यु कैसे होती है दोस्तों उसके बारे में एक बताता हूँ। गांधी जी की दोस्तों मृत्यु हो गई रहती है, उपन्यास में बताया गया है, और उनका श्राद्ध से संबंधित काम चल रहा होता है। तो उसी वक्त इसे पता चलता है दोस्तों कि कुछ स्मगलर हैं जो बहुत सारा सामान पाकिस्तान पहुंचाने वाले हैं। और इससे पहले दोस्तों जो देश का विभाजन होता है तो बावन दास टूटा हुआ रहता है कि देश का विभाजन हो गया और गांधी जी की हत्या भी हो जाती है, तो उससे भी वो दुखी होता है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों जैसे ही उसको पता चलता है कि कुछ स्मगलर सामान पाकिस्तान पहुंचा रहे हैं गलत तरीके से, तो वो वहाँ से निकलता है और उस जगह पे पहुंचता है दोस्तों जहाँ पर स्मगलर ये काम कर रहे थे। वो जगह का नाम है दोस्तों कलीमुद्दीनपुर, जहाँ पर ये स्मगलर थे। वहाँ पहुँचता है और देखता है दोस्तों स्मगलर, तो स्मगलर को देखता है तो वो कांग्रेस का ही कार्यकर्ता होता है दोस्तों, जिसका नाम है दुलार चंद। तो वो दुलार चंद को दोस्तों रोकता है कि ऐसा नहीं करने के लिए, लेकिन दुलार चंद नहीं मानता है दोस्तों और उसे बावन दास को रास्ते से हटने के लिए बोलता है। लेकिन बावन दास अड़िग रहता है, वो रास्ते से नहीं हटता है रोकने के लिए। तो दुलार चंद जो है वो बैलगाड़ी रहती है उसे चला देता है, जिससे दोस्तों जो बैल होता है वो सिंग से बावन दास को गिरा देता है और बावन दास बैलगाड़ी के चक्के के नीचे आता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से उसको मृत्यु हो जाती है दोस्तों, लेकिन वो देश के प्रति देशभक्ति दिखाता है और यही सब विशिष्ट गुण के कारण ये उपन्यास में दोस्तों अल्प समय, थोड़े से समय में ही अपनी छाप छोड़ देता है। तो ये बावन दास के बारे में हम लोगों ने देखा दोस्तों। अब है एक कैरेक्टर है दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है, अब इनके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट इनका पहला पॉइंट है दोस्तों, उपन्यास मैला आंचल में शोषक वर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण पात्र है। याद रखिएगा, शोषक वर्ग। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कायस्थ टोली का मुखिया है, कायस्थ जाति का मुखिया है दोस्तों। विश्वनाथ प्रसाद के पास 1000 बीघे की जमीन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विश्वनाथ प्रसाद राजा परबग्गा के तहसीलदार हैं। ये तहसीलदारी की नौकरी करता है कहाँ पर, राजा परबग्गा के पास। ठीक है, बाद में ये तहसीलदारी छोड़ देता है और कांग्रेस में जुड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट उसी से है, बाद में तहसीलदारी त्याग कर कांग्रेस का प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ता बन जाता है। उपन्यास में देखेंगे दोस्तों सभी पात्र या अधिकतर पात्र कांग्रेस के कार्यकर्ता बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मैला आंचल उपन्यास में स्त्री पात्र कमला का नाम हम लोग दोस्तों सुने थे डॉक्टर प्रशांत में, प्यार करते हैं और दोनों के बच्चे का नाम नीलोत्पल है। तो वही कमला दोस्तों किसकी बेटी है, तो विश्वनाथ प्रसाद की बेटी है। ठीक है, तो मैला आंचल उपन्यास में स्त्री पात्र कमला के पिता हैं। और नीचे मैंने लिखा है दोनों के जो बेटे हैं नीलोत्पल के बारे में। नीलोत्पल के जन्म अवसर पर गांव के हर एक परिवार को 5-5 बीघे जमीन देने की घोषणा करता है। ठीक है, खुशी के मारे दोस्तों यह ऐलान करता है गांव के लोगों के लिए कि वो 5-5 बीघे की ज़मीन देगा। दोस्तों जैसे ही ये आप पढ़ेंगे दोस्तों तो इससे एक आपको लगेगा कि अगर ये काम कर रहा है ये, तो शोषक वर्ग कैसे है। ठीक है, तो उपन्यास में भी बताया गया है दोस्तों कि मेल नहीं खाता है इनके काम को। पहला जो तथ्य दिया हुआ है और लास्ट का जो तथ्य मेल नहीं खाता है, उपन्यास में भी बताया हुआ है। तो ये
खुशी से करता है या किस तरह करता है वो देखना होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पात्र हैं दोस्तों, उनका नाम है राम कृपाल सिंह। ठीक है, चलिए इनका पहला पॉइंट देखते हैं। राम कृपाल सिंह राजपूत टोली का प्रमुख है। याद रखिएगा दोस्तों, यादव टोली का, राजपूत टोली का, कायस्थ टोली का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने इसके पहले देखा कायस्थ का विश्वनाथ प्रसाद थे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कौन, राम कृपाल सिंह राजपूत टोली का प्रमुख है। दूसरा पॉइंट है निरक्षर है, अनपढ़ है दोस्तों, किंतु राजपूत होने का गर्व है कि ये राजपूत है। नेक्स्ट पॉइंट है राम कृपाल सिंह के पास 300 बीघे की जमीन भी है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च जाति में जन्म लेने के कारण कचहरी जाना इसे कमजोरी की बात लगती है। इसका मानना है दोस्तों कि कमजोर लोग ही कचहरी जाते हैं, तो इसी के लिए बोला जा रहा है कि उच्च जाति में जन्म लेने के कारण कचहरी जाना इसे कमजोरी की बात लगती है। इसे लगता है कि ये निम्न जाति के लोग के लिए है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पात्र के बारे में। नेक्स्ट पात्र हैं खिलावन यादव। इनका पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। खिलावन यादव यादव टोली का प्रमुख है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 3 टोली हम लोगों ने देखा, कायस्थ का विश्वनाथ प्रसाद थे, राजपूत टोली का रामकृपाल सिंह थे, और यहाँ पर यादव टोली का मुखिया कौन है, खिलावन यादव है। नेक्स्ट पॉइंट है खिलावन यादव का। 10 साल पहले लोग कह रहे हैं दोस्तों, गांव के लोग खिलावन यादव के बारे में कि 10 साल पहले लोग इसे भैंस चराते हुए देखते थे। ठीक है, ये भैंस चराया करता था 10 साल पहले, लेकिन बाद में दोस्तों भैंस के ही दूध से अपना व्यापार बढ़ाता है और पैसे जमा करता है, और उसके बाद देख लीजिए बाद में यह अपना प्रभाव बनाकर यादव जाति में प्रभावशाली बन जाता है, और इतना प्रभावशाली बनता है दोस्तों कि यादव टोली का मुखिया हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जब इसके पास कुछ पैसा आ जाता है तो क्या करता है, तहसीलदार और सर्किल मैनेजर को घूस दे करके दोस्तों कमला नदी के पास 50 बीघे की जमीन ले लेता है, खरीद लेता है। और उपन्यास में बताया हुआ कि अब इसके पास 150 बीघे की जमीन है, 50 की जगह अब इसके पास 150 बीघे की जमीन जमा हो गई है। इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं खिलावन यादव का। अपना लाभ उठाने के लिए बालदेव दोस्तों हम लोगों ने डॉक्टर प्रशांत पात्र के बाद देखा था बालदेव का, तो अपना लाभ उठाने के लिए बालदेव को अपने घर में रखता है। बालदेव भी यादव है दोस्तों, और खिलावन यादव टोली का मुखिया है, तो इसी के लिए अपना लाभ उठाने के लिए बालदेव को अपने घर में रखता है। लेकिन बाद में दोस्तों प्रयोजन न बनने, काम न बनते देखकर उसे घर से निकाल देता है, और जब बालदेव को दोस्तों यहाँ पर से निकाल दिया जाता है तो ये मठ में चला जाता है रहने के लिए। गांव में मठ है तो वहाँ चला जाता है रहने के लिए। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। आगे हम लोग मठ के बारे में देखेंगे, मठ के भी 2 पात्र हैं, उन्हें देखेंगे तो मठ के बारे में भी जानेंगे। चलिए अगला पात्र है वह है जोतखी। ठीक है, इनके बारे में पहला पॉइंट देखते हैं। मेरीगंज गांव में ब्राह्मणों का प्रतिनिधि पात्र है। यह कौन है दोस्तों, जोतखी मेरीगंज गांव में ब्राह्मणों का प्रतिनिधि पात्र है। क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों, मेरीगंज गांव में ब्राह्मणों का प्रतिनिधि पात्र कौन सा पात्र है, मतलब प्रतिनिधि कौन पात्र है, तो नाम भी दिया जा सकता है 4 ऑप्शन में। मान लीजिए रामकृपाल सिंह, खिलावन यादव, विश्वनाथ प्रसाद, और यहाँ पर जोतकी रहेगा तो आपका आंसर जोतकी हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ये ब्राह्मण है लेकिन यह पढ़ा लिखा नहीं है और न ही इसे संस्कृत आती है। ब्राह्मण है लेकिन यह पढ़ा लिखा नहीं है और न ही इसे संस्कृत आती है, लेकिन यह अपनी भविष्यवाणी से पूरे गांव में अंधविश्वास को फैलाकर और उसमें डर में रखता है, अंधविश्वास फैलाता है और गांव वालों को भयभीत कर रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना महत्व बना रहने के लिए, अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए दोस्तों ये क्या करता है, 2 जातियों में, गांव के बीच 2 जातियों में शत्रुता पैदा करने की कोशिश करता है और उन्हें लड़ाई करवाता है। जैसे एक बार दोस्तों राजपूत के सामने बोल रहा है, ठीक है, यादव के बारे में कि यादव बात बात पर लाठी डंडे लेकर के खड़े हो जाते हैं, यह राजपूत के इज्जत का सवाल है। तो दोनों में दोस्तों ऐसा भी बहुत बार करते हैं कि दोनों 2 जाति के बीच में इस तरह की बातें बोले और दोनों को लड़ा दें और अपना महत्व बनाए रखें। नेक्स्ट है अंधविश्वास फैलाने के लिए कहता है डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं।
दोस्तों ये गांव में लोगों को डर का माहौल बनाने के लिए, कि डॉक्टर इलाज कर रहे थे तो डर का माहौल बनाने के लिए दोस्तों ये सब लोगों को बताता है कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उपन्यास में जोतकी को लकवा मार जाता है। दोस्तों लकवा मार जाता है, फिर भी ये अपने जो इसकी सोच है उससे वो हटता नहीं है। लकवा मारने के बाद भी दोस्तों वो क्या करता है, वो बोलता है कि अभी क्या हुआ है, लोगों को यह बोलता है अभी क्या हुआ है और भी बाकी है, भगवान जाने और क्या क्या होगा, जय बाबा, जीन पीर, गांव की रक्षा करो। तो ये दोस्तों ऐसे ऐसी बातें बोलकर गांव वाले को डराता है और भयभीत कर कर रखता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं लास्ट इसका, यह मेरीगंज गांव की कुरूपता को इंगित करने में सक्षम पात्र है। उपन्यास में दोस्तों रेणु जी के द्वारा इसके बारे में कहा गया है कि यह मेरीगंज गांव की कुरूपता, यानी कि वहाँ की जो भविष्यवाणी फैलाकर जो अंधविश्वास फैला रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो इस पात्र मतलब इस तरह के जो काम करता है उसके तहत कुरूपता इंगित करने का यह सबसे सक्षम पात्र है, इसके द्वारा यह इंगित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो पात्र हैं उनके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पात्र हैं दोस्तों महंत सेवादास। मैंने मठ के बारे में आपको बताया था कि बलदेव आ जाता है मठ में रहने के लिए, तो यहाँ पर वही है, महंत हैं सेवादास। ठीक है, देखिए इनका पहला पॉइंट है, उपन्यास में महंत सेवादास मेरीगंज के ज्ञानी साधु समझे जाते हैं। इनका पहला पॉइंट है दोस्तों, उपन्यास में महंत सेवादास मेरीगंज के ज्ञानी साधु समझे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, महंत सेवादास के द्वारा लक्ष्मी को दासी बनाकर लाता है। दोस्तों या इसमें एक पात्र है लक्ष्मी नाम का पात्र है, महिला में हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में। तो उनके बारे में बोला जा रहा है कि महंत सेवादास के द्वारा लक्ष्मी को दासी बनाकर लाता है, लक्ष्मी को दासी बनाकर लाता है, और इसके बाद गांव के लोग इसे ब्रह्मचारी नहीं कहते हैं दोस्तों, व्यभिचारी कहने लगे, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी पर वो काफ़ी गलत व्यवहार करने लगा था, जिसके कारण उसे ऐसा कहा गया। और अंत में दोस्तों उपन्यास में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा भी दिखाया गया है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे, और इसके नीचे दोस्तों मठ से ही रिलेटेड है महंत रामदास। पहले ये महंत नहीं होते हैं दोस्तों, रामदास होता है, बाद में महंत बनता है सेवादास की मृत्यु के बाद। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं, रामदास के गुरु महंत सेवादास थे। ठीक है, जिनके बारे में हम लोगों ने ऊपर देखा, सेवादास गुरु थे किसके, तो रामदास के। नेक्स्ट है, महंत सेवादास की मृत्यु के बाद मठ का महंत बनता है। सेवादास की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, उसके बाद मठ का महंत कौन बनता है, रामदास बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रामदास के महंत बनने में कालीचरण मदद कर मठ का महंती बनाता है, यानी कि रामदास जो महंत है दोस्तों बनता है, उसके महंत बनने में कालीचरण, हम लोगों ने पात्र में पढ़ा था कालीचरण के बारे में, उसका हाथ होता है। ठीक है, नीचे है लक्ष्मी, जो सेवादास दासी बनाकर लाता है जिसे, तो लक्ष्मी भी रामदास को महंत बनाने में भूमिका निभाती है। ठीक है, तो लक्ष्मी और कालीचरण की भूमिका रहती है दोस्तों रामदास को मठ का महंत बनाने में। तो दोस्तों ये हम लोगों ने पुरुष पात्र में जो मुख्य पात्र थे मैला आंचल उपन्यास के, उनको देख लिया। अब दोस्तों हम स्त्री में, मैला आंचल में जो स्त्री के पात्र हैं मुख्य, उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैला आंचल उपन्यास के मुख्य स्त्री पात्र, उनमें देखें स्त्री पात्रों में लक्ष्मी नाम अभी हम लोगों ने देखा था, मठ में जो 2 सदस्य के बारे में हम लोग देख रहे थे, लक्ष्मी। कमला का नाम दोस्तों हम लोगों ने 2 बार सुना, डॉक्टर प्रशांत के बारे जब हम लोग पढ़ रहे थे, और विश्वनाथ प्रसाद का जब पढ़ रहे थे उसमें कमला का नाम आया था, और ममता भी दोस्तों जब प्रशांत के बारे में हम लोग देख रहे थे उसमें भी ममता का नाम आया था। तो ये 3 महत्वपूर्ण पात्र हैं स्त्री में, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं इन्हें। पहला है लक्ष्मी। ठीक है, देखिए लक्ष्मी के बारे में पहला बोला जा रहा है दोस्तों कि लक्ष्मी मठ की दासी है। जो सेवादास था दोस्तों वो इसे लेकर के आता है, मठ की दासी है। दूसरा पॉइंट है, महंत सेवादास के अलावा इसका कोई नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, लक्ष्मी के पिता रामचरण परसाहा। ठीक है, लक्ष्मी के पिता थे दोस्तों रामचरण परसाहा, मठ के महंत राम गुसाई के सेवक थे।
लक्ष्मी के पिता रामचरण परसाह किसके सेवक थे? तो महंत राम गुसाई के सेवक थे। नेक्स्ट पॉइंट है, पिता की मृत्यु के बाद, इसके बाद लक्ष्मी के पिता की मृत्यु हो जाती है, रामचरण परसाह की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद लक्ष्मी को लेकर महंतों में मुकदमेबाजी होती है। जब रामचरण परसाह की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो लक्ष्मी छोटी रहती है, तो उसको लेकर जो मठ में महंत थे तो उनमें काफ़ी लड़ाई होती है, मुकदमेबाजी होती है कि लक्ष्मी पर किसका अधिकार होगा। और लेकिन जब मुकदमेबाजी होती है दोस्तों, तो उसमें अंत में लक्ष्मी पर सेवादास का अधिकार होता है, सिद्ध साबित होता है कि ये सेवादास के पास रहेगी। नेक्स्ट है, सेवादास की मृत्यु के बाद रामदास को महंत बनाने में लक्ष्मी अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, क्या करती है दोस्तों? लक्ष्मी के कहने पर ही कालीचरण और उसके दोस्तों ने नाग बाबा और लरसिंह दास, ये दो व्यक्ति थे दोस्तों, नाग बाबा और लरसिंह दास को गांव से भगा दिया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? तो कालीचरण के द्वारा। ठीक है, भगा दिया जाता और रामदास को महंती का टीका लगाया जाता है। जब ये दोनों भाग जाते हैं दोस्तों, तो रामदास को महंती का टीका लगाया जाता है और वह मठ का महंत बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपन्यास के अंत में लक्ष्मी बालदेव के साथ रहने लगती है। दोस्तों बालदेव कौन? हम लोगों ने पढ़ा था मुख्य कैरेक्टर में, और इसके बारे में बताया गया था कि उपन्यास के शुरू से लेकर के अंत तक कहीं ना कहीं इसका जिक्र आता रहेगा। देखिए यहाँ भी आ रहा है कि उपन्यास के अंत में लक्ष्मी बालदेव के साथ रहने लगती है। चलिए नेक्स्ट स्त्री पात्र में देखते हैं दोस्तों, कौन है? कमला। कमला के बारे में देख लेते हैं। मैला आंचल उपन्यास में कमला स्त्री पात्रों में प्रमुख पात्र है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विश्वनाथ प्रसाद की इकलौती पुत्री है, यह भी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट पॉइंट है, शादी में आने वाले अड़चनों के तनाव के कारण कमला मिर्गी, एपिलेप्सी और हिस्टीरिया बीमारी से ग्रसित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जब भी कमला की शादी ठीक होने वाली रहती है दोस्तों, ऐसा कम से कम उपन्यास में 3 से 4 बार बताया गया कि 3-4 बार इसकी शादी ठीक होती है, लेकिन एक बार शादी ठीक होती है तो घर में आग लग जाता है, एक बार शादी होती है तो लड़के की माँ डेथ कर जाती है, एक बार शादी ठीक होता है तो लड़का डेथ कर जाता है। तो इन सब कारणों से फिर इसकी शादी में रुकावट आने लगती है, कोई इसे देखने के लिए नहीं आने वाला रहता। तो ये सब सोचते सोचते तनाव में आकर दोस्तों यह इसे मिर्गी बीमारी और हिस्टीरिया बीमारी से यह ग्रसित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर प्रशांत से इलाज करवाने पर वह सभी बीमारियों से मुक्त हो जाती है, यानी वो ठीक हो जाती है दोस्तों प्रशांत जब इलाज करते हैं इसका। लेकिन प्रशांत से वह प्रेम करने लगती है, इसी बीच में दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कमला डॉक्टर प्रशांत से प्रेम करने लगती है दोस्तों और सोचती है, कमला डॉक्टर प्रशांत को लेकर सोचती है प्रशांत के बारे में कि माटी का देव महादेव है। कौन? तो डॉक्टर प्रशांत, माटी का महादेव है डॉक्टर प्रशांत, ऐसा सोचने लगती है दोस्तों। ठीक है, और आप लोग जान रही हैं इन दोनों कमला और प्रशांत के बेटे का नाम नीलोत्पल है, वो हम लोगों ने देख लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। चलिए नेक्स्ट स्त्री पात्र में देखते हैं दोस्तों, ममता। ठीक है, चलिए इनका पहला पॉइंट देखते हैं। यह उपन्यास में डॉक्टर है, यह भी डॉक्टर हैं दोस्तों प्रशांत के जैसे ही, और प्रशांत की दोस्त हैं। नेक्स्ट है, ममता के पिता का नाम डॉक्टर काली प्रसाद श्रीवास्तव है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशांत के विदेश न जाकर गांव के लोगों की सेवा करने की बात पर ममता बोलती है। जहां दोस्तों पटवर्धन डॉक्टर थे वो गुस्सा होते हैं, बेवकूफ़ बोलते हैं प्रशांत को, लेकिन वहीं पर ममता जो डॉक्टर हैं वो खुश होती हैं कि प्रशांत विदेश न जाकर गांव के लोगों की सेवा करेगा, और कहती हैं ओह प्रशांत तुम कितने बड़े हो, कितने महान हो। उसके विदेश न जाकर गांव लोगों की सेवा करने पर वो कहती हैं कि ओह प्रशांत तुम कितने बड़े हो, कितने महान हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह गरीब, ममता के बारे में बोला जा रहा है कि ममता गरीब मोहल्लों में यूनिट खोलकर सेवा कार्य करती है। ठीक है, गरीब लोगों की दोस्तों बीमार लोगों की सेवा करती है वह, और पटना की महिला समाज सेविकाओं में ये इस तरह का काम करती है दोस्तों, इसलिए पटना की महिला समाज सेविकाओं में ममता का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ठीक है, उनके इन कार्यों के कारण। उपन्यास में दोस्तों बताया जा रहा है कि ममता बहुत सारा काम करती हैं, लोगों की सेवा करती हैं, तो उनके बारे में बोला जा रहा है कि उपन्यास में ममता के लिए कहा गया है
कि वह दिन रात मिलाकर सिर्फ 4 घंटे आराम करती है। कौन? तो ममता दिन रात मिलाकर 4 घंटे आराम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ममता की दोस्तों गरीब की झोपड़ी, दोस्तों वो गरीब के घर भी जाकर उनकी सेवा करती है, और बड़े लोगों में सरकार के जो गवर्नमेंट हाउस होते हैं वहाँ पर भी वो अपनी सेवा प्रदान करती है। तो ये काफ़ी अपना दोस्तों उपन्यास में अपना महत्व बनाए हुए हैं। कौन? डॉक्टर ममता। चलिए स्त्री पात्र में दोस्तों 2 नाम हैं और ये लास्ट है आज के उपन्यास में पात्रों में, इनके बारे में देखते हैं। रेणु जी के द्वारा दोस्तों इन 2 पात्रों को लेकर के महत्वपूर्ण बात किया गया है। चलिए देख लेते हैं। पहला नाम है फुलिया। ये कौन है? तो निम्न जाति की विधवा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उपन्यास में सहदेव मिसर एक पात्र है, सिर्फ नाम आया है। उपन्यास में सहदेव मिसर के साथ अवैध संबंध रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है फुलिया के ये काम आर्थिक कारणों से अधिक हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों इसके पैसे की कमी है, लेकिन ये ऐसा करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पात्र खलासी, एक पात्र है दोस्तों खलासी नाम के साथ चुमौना, शादी होने के बाद भी वह क्या करती है दोस्तों? एक पात्र है पैटमान, उसके पास रहने के लिए चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है राम प्यारी के बारे में देखिए क्या बोला जा रहा है कि राम प्यारी को मठ का महंत रामदास क्या नाम से बुलाता है? डम प्यारी कहता है। राम प्यारी को मठ का महंत रामदास डम प्यारी कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है रामदास इसे मठ पर दासीन बनाकर रखता है। कौन? रामदास। नेक्स्ट पॉइंट है यह मठ के वातावरण को दूषित करती है। कौन? राम प्यारी मठ के वातावरण को दूषित करती है। यह भी फुलिया की तरह ही गलत काम करती है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि यह मठ के वातावरण को दूषित करती है। और रेणु जी ने दोस्तों उपन्यास में राम प्यारी और फुलिया, जो ये 2 कैरेक्टर हैं फुलिया और राम प्यारी, उसके बारे में बोल रहे हैं कि उपन्यास में राम प्यारी और फुलिया के द्वारा रेणु जी ने गांव के समाज में बुराइयों को दिखाया है। ये 2 कैरेक्टर के द्वारा दोस्तों गांव के बुराइयों को दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये महिला आंचल उपन्यास से रिलेटेड जो प्रमुख पात्र थे दोस्तों, जिनके बिना ये उपन्यास अधूरा है, तो हम लोगों ने उनको देखा दोस्तों। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि सभी पात्र अपने अपने जगह पर महत्व रखते हैं, और कोई भी ऐसा पात्र नहीं है दोस्तों जिनको छोड़ दिया जाए। तो सभी को देखने से ऐसा महसूस होता है कि सभी अपने अपने जगह पर फिट हैं, और आप देख रहे होंगे कि सभी पात्र अपना काम कर कर अपनी जगह पर ख़त्म हो जाते हैं और उनका जगह कोई दूसरा पात्र ले लेता है। तो यही आंचलिक उपन्यास का दोस्तों यही महत्व है, और रेणु जी ने यही दिखाने की कोशिश की है। और आपने देखा कि उपन्यास में दोस्तों पात्रों की भरमार है, बहुत सारे पात्र हैं और सभी की अपनी अपनी विशेषता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और ज़रूर से बताइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, क्योंकि पात्र भी बड़े थे, उनके बिंदु भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि एक वीडियो में ही आपके सामने रख दूं ताकि आप इसको देख सकें, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी समय से इसकी मांग की थी। तो अगर वीडियो दोस्तों आज का पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और वैसे फ्रेंड्स जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों और आपको लगता है कि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम या आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और अगर कुछ कमी लग रही होगी आपको तो एक मैसेज ज़रूर से कर दीजिएगा मेरे चैनल पर, मैं उसमें सुधार करूँगा और आपके लिए अच्छे से और वीडियो तैयार करूँगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छे से देखिएगा, अपना ख्याल रखिए। कोविड-19 चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सरकार के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उसे पालन कीजिए। अपना ख्याल रखकर पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए। नेक्स्ट वीडियो मैं कल लाऊंगा तो उसे कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।